नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, और अभी जो हमने नई टेस्ट सीरीज शुरू की है वो आपकी है आरबीएससी बुक्स पर आधारित। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उन पर आधारित है, उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके विषय में अपने बात करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रही है और परीक्षा में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरकार चलाने की शक्ति जब एक ही व्यक्ति में निहित हो जाए तो वो क्या कहलाती है? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र या फिर तानाशाही? उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस परंपरा को हम क्या कहते हैं जहां पर एक ही व्यक्ति में हो सरकार चलाने की शक्ति? तो क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान और व्यवहारिक प्रश्न था, आंसर चेक कर लीजिएगा। नंबर 3 होगा, राजतंत्र कहते हैं हम उसको राजशाही कहते हैं, तानाशाही नहीं होगा दोस्तों ये। और ये तो एक ही बात है, इसलिए ये दोनों हो नहीं सकते। सही आंसर हमारा राजतंत्र। आगे बढ़ते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जिस सरकार को जनता ने चुना हो तो ऐसी सरकार होती है राजतंत्रीय, लोकतंत्रीय, तानाशाही या फिर एकतंत्रीय? कौन सी श्रेणी में आती है दोस्तों? जनता द्वारा चुनी गई सरकार क्या होती है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। उसे हम कौन सी सरकार कहते हैं? लोकतंत्रीय सरकार कहते हैं। ये हमारा सही आंसर है। जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो सरकार कौन सी कहलाती है दोस्तों? वो सरकार कहलाती है लोकतंत्रीय सरकार। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चाहे कोई सी भी परीक्षा हो वहां पर पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था। 1950 में, 2005 में बना था, 2010 में बना था या फिर 2014 में बना था? तो दोस्तों, ये बना था नंबर 2, 2005 के अंदर, 2005 में बना था सूचना का अधिकार। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूचना के अधिकार में क्या शामिल है आपको बताना है। अभी हमने देखा कि सूचना का अधिकार कब बना था, 2005 में बना था। तो सूचना का अधिकार जो है उसमें शामिल क्या है? राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना, संप्रभुता व अखंडता संबंधी सूचना, दस्तावेजों को देखने से संबंधी सूचना, उपरोक्त सभी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। दस्तावेजों को देखने से संबंधित जो सूचना है वो सूचना के अधिकार में शामिल है। सूचना के अधिकार में शामिल क्या है दोस्तों? दस्तावेजों को देखने से संबंधित जो सूचना है वो इसी श्रेणी में आती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संबंधी कौन से भेदभाव पूर्णतः निषेधित है? यानी किसको अपने वयस्क मताधिकार संबंधी भेदभाव में नहीं मानेंगे यहाँ पर? लिंग अधिकार, लिंग आधार पर, जाति आधार पर, क्षेत्र व आर्थिक आधार पर या फिर उपयुक्त सभी? क्या है दोस्तों मेरा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। ये सभी निषेधित है। लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, क्षेत्र व आर्थिक आधार पर भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से पंचायती राज संबंधी स्तर नहीं है, यानी कौन सा स्तर जो है वो पंचायती राज में नहीं आता है? पंचायती राज के 3 स्तर हैं, इन 3 स्तरों में शामिल नहीं है।
ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, यानी पंचायत राज के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है, इनमें से बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 2, नगर पालिका नहीं आती, ये शहरी निकाय में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों, ये आएगा शहरी निकाय के अंदर। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। लोक कल्याणकारी भावना, लोक कल्याणकारी भावना किसमें अंतर्निहित है? मौलिक अधिकार में, नीति निदेशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, या फिर राष्ट्रपति में? बताइएगा दोस्तों फटाफट से, क्या पूछ रहे हैं हम? लोक कल्याणकारी भावना, लोक कल्याणकारी जो तत्व हैं वो किसमें आपको देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 2, नीति निदेशक तत्व जो हैं वो लोक कल्याणकारी भावना उसी में निहित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में वोट देने का अधिकार कहाँ अधिरोपित है? कौन से भाग में ये कहा गया है? 163 में है, 352 में है, 326 में है, या फिर 312 में है? भारतीय संविधान में वोट देने का जो अधिकार है वो कहाँ अधिरोपित है? दोस्तों क्या है हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा नंबर 3, अनुच्छेद 326। इसी के अंतर्गत जो है वोट देने का अधिकार आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से अधिनियम के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था? इनमें से कौन से अधिनियम के अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2008, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, या फिर ये सभी? क्या है दोस्तों सही आंसर मेरा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बालक का खेलने व कूदने का अधिकार किस में आता है? इनमें से आपको बताना है बालक का खेलने कूदने का अधिकार किस में आता है? जीने के अधिकार में, विकास के अधिकार में, भागीदारी के अधिकार में, या फिर संरक्षण के अधिकार में? देखिए बालक को खेलने कूदने का अधिकार है, ये अधिकार किस अधिकार में निहित है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर है हमारा वो है नंबर 2, विकास के अधिकार में। खेलने कूदने का जो अधिकार है वो किस में आता है? विकास के अधिकार में आता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बालक को कौन से आयु वर्ग में शामिल माना है? बालक जो है वो कौन सी आयु वर्ग का है? 0 से 12, 0 से 18, 6 से 14, या 6 से 12? यानी किस आयु वाले को अपने बालक कहेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, यानी 18 वर्ष से कम जो है उन सभी के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग लागू है। बालक का जो तात्पर्य है वो 0 से लेकर के 18 वर्ष है, जन्म से 18 वर्ष। अगले प्रश्न को देखिएगा। बालक के जीने के अधिकार में शामिल नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि बालक के जीने के अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार, दुनिया में आने का अधिकार, उचित शिक्षा का अधिकार, भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार। आपको बताना है मेरे दोस्तों इनमें से कौन सा शामिल नहीं है बालक के जीने के अधिकार में। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, चेक करेंगे फिर उसके बाद में क्या है सही आंसर हमारा। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हमारा नंबर 3, उचित शिक्षा अधिकार। ये देखिए अलग है, जीने के अधिकार में हम इसको शामिल नहीं मानेंगे। जीने के अधिकार में शामिल है न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं जो जीने के लिए अनिवार्य है, दुनिया में आने का अधिकार, जिनसे वो जीवित रह सकता है। दोस्तों ये उचित शिक्षा और ये तो विकास से संबंधित है, इसलिए जीने के अधिकार में हम इसको शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल अधिकार हनन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सी चीज है बाल अधिकार हनन में आएगी? भोजन देना, सुरक्षा प्रदान करना, बाल विवाह प्रदान करना, या स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना?
तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, बाल विवाह करना ही बालकों के अधिकार का हनन है। कहीं आप याद देखें, ये तो करना 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 सारे करने वाले काम है ना। विवाह करना तो अच्छी बात है, लेकिन बालक का विवाह करना अच्छी बात नहीं है। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम जो था वो कब बने थे? 1995, 94, 93 या फिर 92? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, 1994 में बने थे। अगला हमारा प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 15, 16, 17? किस सन में इस अभियान की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो दोस्तों राइट आंसर हमारे यहाँ है नंबर 2, 2015 में बनी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल दुर्व्यवहार के अंतर्गत शामिल है शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, अत्याचार व हिंसा, उपयुक्त सभी। बाल दुर्व्यवहार के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो है नंबर 4। ये सारे ही बाल दुर्व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, शारीरिक दुर्व्यवहार हो, लैंगिक हो, अत्याचार व हिंसा हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास हेतु कार्यरत विभाग है। बाल अधिकार विभाग है, कृषि विभाग है, वन विभाग है, इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो है नंबर 1, बाल अधिकार विभाग। ये जो है बालकों के अधिकारों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु कार्यरत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इनमें से कौन सा है? 198, 108, 1098 या फिर 9801? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ नंबर 3, 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कोई समस्या हो तो कौन सा है? 1098, 1098। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की निगरानी की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, 1098 वाले नंबर को, शिक्षा विभाग को या फिर जिला कलेक्टर को? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ है नंबर 1, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल अधिकारिता विभाग के सहयोगार्थ कार्यरत संस्था है। राज्य बाल संरक्षण आयोग, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये जो सभी है ये बाल अधिकारिता विभाग के सहयोगार्थ ही कार्यरत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालकों के लैंगिक शोषण व लैंगिक दुरुपयोग से संरक्षण हेतु कार्यरत संस्था या विभाग कौन सा है? बाल अधिकारिता आयोग, इसको अधिकारिता कर लीजिएगा। बाल लैंगिक शोषण निवारण आयोग, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण आयोग अधिनियम। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ हमारा है नंबर 3, इसको पोस्को बोलते हैं अपने, लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिकार अधिनियम संरक्षण। स्थानीय सुशासन में निहित है। स्थानीय सुशासन में क्या निहित है? प्रत्यायोजन, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, लोकतंत्र। स्थानीय स्वशासन में क्या निहित है? ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं है दोस्तों।
इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन में क्या चीज निहित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी आगे से आगे उसको विभागों के अंतर्गत बांट देना। ये 3 नंबर आंसर होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज की शुरुआत कब व कहाँ हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 पंजाब में, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1958 गुजरात में, या 2 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश में? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? ग्राम सभा, वार्ड सभा, पंचायत या फिर ग्राम पंचायत? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2 वार्ड सभा। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वार्ड सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वार्ड सभा में अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान, विधायक, वार्ड पंच? ध्यान दीजिएगा, हम पूछ रहे हैं वार्ड सभा जो है उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधान, विधायक, वार्ड पंच या फिर सरपंच? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ पर नंबर 3 वार्ड पंच। वार्ड सभा में अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वार्ड पंच के द्वारा। किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा क्या कहलाती है? देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोई एक ग्राम पंचायत है, उसमें जो मतदाता सूची है उसमें जो मतदाताओं के नाम दर्ज हैं उनकी सभा क्या कहलाती है? वार्ड सभा कहलाती है, ग्राम सभा कहलाती है, ग्राम पंचायत कहलाती है या फिर ग्राम इकाई कहलाती है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2 ग्राम सभा। किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा। इनमें से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? यानी ग्राम पंचायत जो कार्य करवाती है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? सड़क, नालियाँ, विद्यालय, भवन आदि का निर्माण करवाना, मनरेगा संबंधी योजनाओं का संचालन, जन्म मृत्यु का पंजीकरण कर लीजिएगा, आवारा पशुओं को पकड़ना। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4 आवारा पशुओं को पकड़ना, ये इसमें शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पंचायत समिति की, और आपको बताना है पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? प्रधान, सेक्रेटरी, सरपंच या फिर जिला प्रमुख? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1 ग्राम पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? प्रधान हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत समिति के कार्यों को पूर्ण करते हैं कौन करते हैं? दोस्तों पंचायत समिति के जो कार्य हैं उनको पूर्ण कौन करते हैं? खंड विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, दोनों या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3 1 व 2 दोनों। यानी पंचायत समिति के कार्यों को कौन पूर्ण करता है? खंड विकास अधिकारी भी और पंचायत प्रसार अधिकारी भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिला परिषद का गठन होता है जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, सभी जिलों को मिलाकर, ग्राम पंचायतों को मिलाकर या राज्य के सरपंचों को मिलाकर? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1 जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, ये हमारा राइट आंसर है। जिला परिषद का गठन होता है जिसमें
सभी पंचायत समितियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से जिला परिषद के सदस्य हैं उस जिले के निर्वाचित लोकसभा सदस्य, उस जिले के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है 3, ये दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है, जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से कम होती है उसमें क्या बनता है, नगर पालिका, जिला परिषद, नगर परिषद या फिर छावनी बोर्ड। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ है नंबर 3, नगर परिषद बनती है। वहां क्या बनती है, नगर परिषद। जिला परिषद नहीं बनेगी, नगर पालिका भी नहीं बनेगी। ग्राम पंचायत में सरकार का पदाधिकारी जो होता है यानी सरकारी कर्मचारी जो होता है वो क्या कहलाता है, सरपंच, बीडीओ, ग्राम सेवक, संभागीय आयुक्त। राइट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ है नंबर 3, वो कहलाता है ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत में सरकार का पदाधिकारी ग्राम सेवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपराध संबंधी विवाद जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दीवानी, फौजदारी, राजस्व या फिर संवैधानिक। दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 3, वो फौजदारी मामला कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ टेस्ट सीरीज आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर आपने सच में कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।